नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना की दूसरी लहर ने अब अपना नया रूट चुन लिया है और इस नए रूट पर उसकी जो विनाश लीला नजर आ रही है उसने सबके होश उड़ा रखे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस रूट पर सरपट दौड़ते कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं तो लगाएं कैसे। आज हम अपने इस खास बुलेटिन में कोरोना के इस नए रूट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो। अब तक हमने और आपने कोरोना की दूसरी लहर से शहरों की उखड़ती सांसों का दर्द देखा, लेकिन अब इसने गांव के लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है। शहर में तो लोगों के पास लैब से लेकर ऑक्सीजन और बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में ना तो ढंग के लैब्स हैं और ना ही बेहतर डॉक्टर्स। ऐसे में कोरोना वहां जो कोहराम मचा रहा है उसकी तस्वीरें रूह कंपा रही हैं। अब तक देश ने शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांवों से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे लड़ना है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले की वानसदा तहसील का ये सुखाबारी गांव है। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही सरेंडर कर चुके थे। लिहाजा सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनवाकर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पास में एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। તમારે સરકાર શ્રી ને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર એમબીબીએસ ડોક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। शहरों के मुकाबले गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, इसीलिए कोरोना वायरस बढ़ने के बाद गांवों की बदहाली तय थी। गुजरात सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इलाज के नाम पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हैं। जाहिर है
न दवा है, न डॉक्टर और न बेड। फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18,000 गांवों में 15,275 सेंटर बनाए गए हैं। 15,275 कोविड सेंटर में सिर्फ 5,404 लोग ही भर्ती हैं, बाकी खाली पड़े हैं। गांवों में 47,826 एक्टिव केस हैं। गांवों के 33,104 मरीज होम आइसोलेशन में। गांव में बने कोविड सेंटर में दवाएं नहीं है। टेस्टिंग किट की कमी है तो टेस्ट कम हो रहे हैं। RT-PCR टेस्ट के नतीजे 4 से 5 दिन में आ रहे हैं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरो ऑक्सीजन प्लांट साथे त्यानी स्थानिक व्यवस्था 30 बेड थी मांडीने 50 बेड सुधीनी थई शके एवी व्यवस्था एनु सर्वे थई रह्युं छे। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે એ સર્વેની કામગીરી ચાલુ છે અને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कनलवा गांव में कोरोना तो क्या, सामान्य इलाज के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। 5,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का दावा है कि कोरोना ज्यादातर घरों में दस्तक दे चुका है, लेकिन डॉक्टर एक हफ्ते में एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। डॉक्टरो जो आज लीधा होत तो आज हमारी पब्लिक मरी ना होत। અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી, પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કનલવા ગામની અંદર જોઈએ, જેથી અમારે આજુબાજુમાં 10 ગામ આવરાયેલા છે, એ ગામના માણસો અહીંયા લાભ લઈ શકે। गुजरात के साबरकांठा जिले के चित्रोड़ा गांव में भी सरकार ने कोविड सेंटर खोला। न डॉक्टर, न दवाएं, न नर्सिंग स्टाफ, तो मरीज यहाँ क्या करने आएंगे? अफसोस, मरीजों के न आने की वजह से नाम का ये कोविड सेंटर बंद कर दिया गया। गांवों की मेडिकल सुविधाओं का सच किसी से छिपा नहीं है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कोरोना से लड़ते गांवों की एक-एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांवों में लोगों ने कोरोना से 15 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जलालपुर गांव है, जिसकी आबादी करीब 5,000 है। यहाँ कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। गांव के ज्यादातर घरों में लोग बीमार हैं। अधिकतर लोगों में कोरोना के लक्षण हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इलाके के नोडल ऑफिसर और CEO को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज़ 18 इंडिया आपको उन गांवों तक लेकर आया है जिन गांवों में स्थिति अब बदतर होती जा रही है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 से 3 गांव आसपास हैं और हर गांव की आबादी अच्छी खासी है। 4 से 5,000 लोग एक गांव में रहते हैं। लेकिन इस गांव के लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि रोजाना कई लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही हैं। पिछले 15 दिन के अगर आंकड़ों की बात करें तो आसपास के हर गांव में 20 से 25 लोगों की मौत हो रही है। बता रहे थे कि आपके गांव में तो पिछले 15 दिन में 20 से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें यंग लोग ज्यादा थे। आपने बताया कि 2 भाइयों की एक ही घर में मौत हो गई है। जी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी गांव हैं सब में 20-25 का एवरेज 10 दिन का है। और ये सबकी सब जो मौतें हुई हैं, जाने गई हैं, ये इलाज ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलने की वजह से, या हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 4-4, 5-5 लाख वसूल रहे हैं, उसमें जो समर्थ नहीं है गरीब लोग, उनकी वजह से मौतें हो रही हैं। और इस पे ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का गांव में कोई कर्मचारी आए हैं। इनकी संक्रमित जो लोग हैं गांव में, अब भी हजारों लोग अपने घरों में संक्रमित हैं। आप ये बताइए कि स्थिति क्या है? आप तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या सब में कोविड के ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? सब में ही कोविड के सिस्टम आ रहे हैं। जो उनका एंटीजन कराते हैं, एंटीजन तो नेगेटिव आता है। RT-PCR कराते हैं, RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन में दे रहे हैं और उसमें बाद में चलता है पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद में उससे पहले हम CT करा देते हैं, HR-CT कराते हैं। HR-CT में जो लोग बागों की आ रही है, किसी का 25-70 आ रहा है, किसी का 20-25 आ रहा है, 25-20 भी चल रहा है, बराबर भी चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसी कंडीशन चल रही है अभी भी, कुछ पैसा से मजबूर हैं लोग बाग जो घर पे ही ट्रीटमेंट कराते हैं, वो मेरे पास कॉल करते हैं। मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ 24 घंटा, क्योंकि मुझे पता नहीं कब किसका फोन आ जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव के पास सादोपुर गांव में भी लोगों ने कोरोना से 10 मौतों का दावा किया है। गांव वालों को कहना है कि करीब 15 दिनों में
10 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों में बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल थे। गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों को रोज फोन किया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। स्कूल और कम्युनिटी हॉल बंद पड़े हैं। गांव के लोगों की अपील है कि इन्हें कोविड सेंटर में तब्दील करके लोगों को इलाज दिया जाए। ग्रेटर नोएडा के अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त जिस गांव में हम पहुंचे हैं उसे सादोपुर गांव कहते हैं और इस गांव में भी लगभग वही स्थिति है जो अब तक हमने दूसरे गांव में देखी। यहां पर भी पिछले 10-15 दिनों की बात की जाए तो 8-10 लोगों की मौत हो चुकी है और हर घर में एक न एक व्यक्ति कोरोना के लक्षण के साथ बीमार पड़ा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि लगातार मौतें हो रही हैं और इस वजह से गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ जी, गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। माने सरकार तो कह रही है कि भाई जो है हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी को यहाँ आता नहीं है। अभी जो है मेरे गांव में 8 मौत हो चुकी हैं। उस सब में कोरोना के लक्षण थे अधिकतर। कोरोना के लक्षण थे। हाँ, गांव में अभी भी जो अगर आज भी टेस्ट कराएं तो गांव में अभी भी 25-30 लोग अभी भी कोरोना से पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ जी। तो क्या कोई सैनिटाइज करने के लिए आता है, छिड़काव के लिए आता है? क्या कुछ दवाइयां यहाँ पर बांटी जा रही हैं? कुछ व्यवस्था है लगता है? नहीं, कोई सैनिटाइज करने नहीं आया, ना दवाई बांटना आया कोई भी। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव की तरह नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच समय पर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वायरस दूसरों में फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें ना तो आइसोलेट करने का इंतजाम है और न ही इलाज की कोई व्यवस्था। 7,000 की आबादी वाले इस बड़े से गाँव में 40 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 23 किलोमीटर दूर और नोएडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैरपुर गुर्जर गांव का आज हम दौरा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की वजह से इस गांव का क्या हाल है, क्योंकि गांव वालों की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से यहां कई लोगों की मौत पिछले 1.5 से 2 महीने में हुई है। तो चलते हैं खैरपुर गुर्जर गांव में। नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर गांव में रहने वाले नितिन का दर्द जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उनका दावा है कि 35 दिनों में 2 भाइयों को वो खो चुके हैं। 1 महीने पहले एक भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि दूसरे भाई को कोरोना ने छीन लिया। कोरोना पॉजिटिव भाई को बचाने के लिए 35,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लेकर आए, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिला और समय पर इलाज भी नहीं हो सका। इलाज चल रहा था, बस बाहर से एडमिट कहीं नहीं हुआ था। दवाई लेकर आते थे, कह रहे थे बेड खाली नहीं है। बस दवाई घर पे चल रही थी, ऑक्सीजन भी घर पे लगी हुई थी, बाकी एडमिट कहीं नहीं था। और 6-7 दिन में ही हो गया डेथ। जी हाँ। नितिन की तरह खैरपुर गुर्जर गांव के राहुल शर्मा के परिवार को भी कोरोना ने तबाह कर दिया। राहुल के सिर से मां का साया उठ गया। कोरोना के तमाम लक्षण के बीच अनीता शर्मा अस्पतालों में दर दर भटकती रहीं। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। मैंने उनका 7 तारीख में टेस्ट कराया, खून टेस्ट, तो उसमें टाइफाइड आया था निकल के। तो उसका इलाज गांव से ही चलवाया। तो अगले 8 तारीख में उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगी। मैं उन्हें वहाँ पे ले गया इंदिरापुरम, तो उन्होंने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन लेवल 96 पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। उनकी 10 तारीख में सुबह 5 बजे तबीयत बिगड़ी थी, तो उन्होंने मैं सीधा हॉस्पिटल लेके गया। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना हमारे पास वेंटिलेटर है। तो उन्होंने बोल दिया कि या तो शारदा लेके जाओ या काशीराम लेके जाओ। दोनों ने मना कर दिया वहाँ पर, किसी ने कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। कैलाश में गए, कैलाश में बेड खाली नहीं था। हाँ, 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं एक दिन के, जिस हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर है। कि आईसीयू में रखेंगे कि हमारे पास कोई कहता है 1 घंटे की है, हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन दे सकते हैं बस हम, तो वो 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर कहीं पर मिला नहीं, तो उन्होंने 8:30 बजे दम तोड़ दिया। खैरपुर गुर्जर के हर तीसरे घर में कोरोना से संबंधित कोई न कोई दर्द है। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट की खबर जब ग्रेटर नोएडा प्रशासन को मिली तो वो हरकत में आया। प्रशासन की एक टीम गांव में सैनिटाइजेशन मशीन लेकर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेश भूषण खुद गांव पहुंच गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया पे खबर भी चली, उसके बाद जो है यहाँ इंस्पेक्शन करने भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना लक्षण के बाद जिनकी मौत हुई है गांव वाले के। यहाँ पर PHC बिशरक में रोजाना टेस्टिंग 10 से 5 होती है और उसके अलावा गांव में भी कभी कभी एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। कई लोगों की टेस्टिंग हुई, जैसे मैं अभी एक घर में गया, एक बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, पर दूसरे बच्चे के लक्षण निश्चित तौर पर
कोरोना वाले थे। टेस्टिंग भी हुई, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, परंतु क्योंकि जैसा हुआ इसमें देखा गया कि यूथ को काफी अधिक अफेक्ट करा जाता है, तो उसको शायद बचाया नहीं जा सका। दिल्ली से सटे गांव में भी कोरोना को लेकर किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ, ताकि वायरस की रोकथाम और लोगों को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सके। इस गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ, गांव वालों ने बताया कि जो कोरोना इसमें हुआ है। डॉक्टर सचिंदर मिश्रा जी साहब जो सर्वे हुआ है, सर्वे हुई है और टेस्टिंग भी हुई है। कल पहली बार टेस्टिंग हुई है। उससे पहले कोई टेस्टिंग 9 टीवी की वजह से उन्होंने जो दिखाया उसकी बाद टेस्टिंग हुई है। देखिए आप बता रहे हैं कि पहले सर्वे नहीं हुआ, सर्वे भी हुआ है और टेस्टिंग कल हुई है, जिसमें कि 115 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ राहुल जी यहाँ क्या हुआ था? इस घर में हुई है, इसमें भी ये कैलाश वाले यही हैं? नहीं दूसरे हैं, बीमार थे, इलाज भी नहीं मिल पाया इन्हें। लक्षण था इनका हाँ प्रॉब्लम थी, इनका काफी सांस लेने में दिक्कत थी इन्हें और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था इनका। आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई थी आपके भाई की, तो आप लोग के टेस्टिंग के लिए भी कहा है? टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ लेके गए उन्हें। हमें जहाँ अच्छा लगा हम सारे में लेके घूमे, कहीं बेड मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। तो आपको क्या उम्मीद थी? आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है ऐसे मौके पे? क्या कुछ भी नहीं, जब पहले ही कुछ नहीं करा तब क्या करेंगे हमारे लिए? जो बात है जी, कोई उम्मीद नहीं प्रशासन? कुछ नहीं सर, जब हम पहले लेके घूमते रहे, सरकारी में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, जो 1500 रुपये सिलेंडर था उन्हें 35,000 में खरीदा खुद, गरीब आदमी हम और कैसे करें। प्रशासन के मुताबिक गांव में एक दिन पहले ही एंटीजन टेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन 100 लोगों के टेस्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 7,000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 100 लोगों का टेस्ट, ये मेडिकल इंतजामों का सच बताने के लिए काफी है, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक जब ज्यादातर लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, तो इलाज के बजाय सिर्फ एंटीजन टेस्ट की औपचारिकता करके क्या लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा रही? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो देखा आपने गांव का हाल किस कदर बेहाल हो रहा है, और कोरोना की रफ्तार पर अगर जल्द ब्रेक नहीं लगा तो फिर गांव के गांव इस महामारी का दंश झेलने को मजबूर हो जाएंगे। वैसे आपको एक और बात बता दें, जो लोग कोरोना संक्रमण से उबर गए हैं, मतलब ठीक हो गए हैं, उनके लिए भी खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि शरीर पर पोस्ट कोविड का जो असर हो रहा है वो भी कम जानलेवा नहीं है। दूसरी लहर में कोरोना से लड़ाई सिर्फ 14 या 18 दिन की नहीं है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी एक लंबी लड़ाई लड़नी है, तब तक जब तक शरीर उस नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता जो इस खतरनाक वायरस से हुई है। इतना तो आप भी जान चुके होंगे कि ठीक होने के बाद भी मरीज को कई दिक्कतें आ रही हैं। नहीं जानते तो हम बता देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ठीक होने के बाद भी शरीर में थकान, खांसी, जोड़ों में दर्द, धड़कनों का तेज होना, दस्त, खून के थक्के, नींद की कमी, यहां तक कि याददाश्त में कमजोरी भी लगभग आम लक्षण है। मगर सवाल ये कि कोरोना से ठीक होने के बाद ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए? इन सवालों को लेकर हम देश के बड़े डॉक्टर्स के पास पहुंचे, डॉक्टर राकेश पंडित और डॉक्टर एम वली। पोस्ट कोविड हमें सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि वी डोंट हैव टू रश टू डू द थिंग्स। हम वो नहीं है जो हम पहले कोविड से थे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें हमारे बॉडी और हमारे माइंड को ये एक्सेप्ट करना है। भाई तुम वो नहीं हो कि तुम जो रोज सुबह 2 घंटे जिम करते थे, 1 घंटा जॉब करते थे, रन करते थे। टेक थिंग्स लाइटली, मतलब आप जैसे है आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर को टाइम दो कि आप ठीक हो पाओ। अपनी हाइड्रेशन, खाना पीना अच्छा रखो और हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट रखो जिसमें कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लो। इम्पॉर्टेंट सेकेंड इज स्लीप। स्लीप एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे हमारी बॉडी रिज्यूनेट होती है। आपको खुद भी लगेगा कि दैट यू ऑलवेज फील स्लीपी। जितना आप स्लीप ले सकते हो तो उतना सोइए। यानी जितना बेहतर खाना उतनी अच्छी सेहत, और जितनी अच्छी सेहत उतनी बड़ी जीत। अगर सवाल ये कि अगर कोरोना से लड़ाई गंभीर थी
अस्पताल जाने की नौबत तक आई तो क्या करना है? जो घर में ठीक होते तो उन लोगों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर ज्यादा प्रॉब्लम यूजुअली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में आती है। एंड जिसका लंबा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उनमें थोड़ा रिकवरी फेज भी लंबा ही चलता है। एंड यूजुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कोविड के बाद आती है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। मीन्स इवन घर जाने के बाद भी लोग नॉर्मल काम करना दिक्कत हो जाती है। मीन्स दे फील एक्सट्रीम फटीग, थकान होती है। इवन नॉर्मल काम जैसे बाथरूम तक जाना भी एक प्रॉब्लम होता है। डे टू डे एक्टिविटीज करने में भी दे फील एक्सट्रीम वीकनेस एंड फटीग इन डूइंग नॉर्मल वर्क्स। एक और सवाल जो ठीक होने वाले ज्यादातर लोगों से जुड़ा है वो है फेफड़ों का कमजोर होना। कोविड में सबसे ज़्यादा सावधानी जो लंग्स की रखते हैं उसमें लंग के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, बलून फुलाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, और अगर आप शंख बजा सकें, बांसुरी बजा सकें तो वो करना चाहिए। 3 बॉल का रेस्पिसाइजर आता है उसको फुला सकें और उसमें से वैक्यूम सक कर सकें तो वो सब करना चाहिए। और पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लेकिन अभी हम पैदल चलने की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी सोसाइटी है, मकान है, उसकी छत पर वॉक कर सकते हैं। एक और सवाल जिसका जवाब बहुत से मरीजों को चाहिए वो ये कि अगर हार्ट या पल्स रेट बढ़ जाए तो क्या करना है? हार्ट का और पल्स का इशू बहुत मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे ही हार्ट बीट बढ़े अपना ECG कराना चाहिए, हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ब्लड थिनर्स के लिए वो रिकमेंड करेंगे। और जिस दौरान में आपको कोविड हो उस समय आपको एस्प्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोविड में दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है और क्लॉटिंग भी हो रही है। कभी कभी क्लॉटिंग पेरिफेरल होती है तो उसमें हाथ पैर की गैंग्रीन भी हो सकती है, ब्लू आई भी हो सकती है। बहुत से मरीजों को इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स लेने पड़े थे। अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब की बात जरूर सुनी। अगर आप हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स पे चल रहे थे तो एक CRP एक है कि जिससे आप ये रेगुलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर आपकी डोज दवाई की कम कर रहा है। इवन अगर आपको बुखार चल ही रहा है तो CRP एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना कम हो रहा है। और ये जो खून कितना पतला और ज़्यादा, आजकल की जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, नोएक्स बोलते हो, न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स है, उनमें यूजुअली PTINR की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर तब भी अगर आप कौन सा ग्रुप दवाइयों का चल रहा है तो उसमें आप अपने डॉक्टर से राय लेके अगर टेस्ट करना कि कहीं खून ज़्यादा पतला ना हुआ हो तो वो टेस्ट आप डॉक्टर की सलाह मशवरा के साथ में कर सकते हैं। यानी कोविड के खिलाफ इस लड़ाई के 2 चरण हैं, पहला इलाज के दौरान और दूसरा इलाज के बाद, और हमें दोनों लड़ाई जीतनी है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।